क्या खूबसूरत कहा है किसी ने। थक कर बैठा हूँ हार कर नहीं। थक कर बैठा हूँ हार कर नहीं। सिर्फ बाजी हाथ से निकली है। सिर्फ बाजी हाथ से निकली है, जिंदगी नहीं। इसी नई सोच के साथ आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें कार्य करते रहना है, हमें अपनी मेहनत करते रहना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें हमने जो संतत है उसको क्लियर किया है कि संतत के उसके बेसिक जो पार्ट फर्स्ट था, उसमें जो कंटिन्यूटी आपकी जो संतत है उसको मैंने क्लियर किया, उसका बेसिक किया। ठीक है, देन जो सेकंड पार्ट था उसमें जो इम्पोर्टेंट्स हमारी बुक के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने क्या किया, सोल्व किया एक इजी वे में। देन हमने नेक्स्ट पार्ट जो थ्री था उसमें हमने डिस्कस किए उसके जो 6.1 के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने एक बेहतरीन तरीके से सोल्व करने का प्रयास किया। देन इसी के चैप्टर में हमारा आता है डिफरेंशिएबिलिटी। एक पार्ट आपका हो गया कंटिन्यूटी, और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी, जिसे आप बोलते हो अवकलनीयता। अब ये क्या होता है, तो ये बिल्कुल बस आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये एक ही टॉपिक के अंदर दोनों पार्ट इंक्लूड है। इसका मतलब है दोनों रिलेट तो अवश्य हैं, ये बात तो कन्फर्म है। यानी जो कंटिन्यूटी है उससे क्या है, अवकलनीयता, जो अवकलनीयता आपका टॉपिक है वो क्या है, कनेक्टेड है। बिल्कुल सही बात है। तो ये आया कहाँ से है, जैसे हमने पढ़ा था जो कंटिन्यूटी है वो कहाँ से आई है, लिमिट से क्रिएट हुई है। अब जो हमारा अवकलनीयता आपने बोला है वो कहाँ से क्रिएट हुआ है, उसकी जड़ क्या है। तो अवकलनीयता की जड़ है, आपने 11th में पढ़ा होगा प्रथम सिद्धांत। जो अवकलन अवकलन करने का जो प्रथम सिद्धांत था, ठीक है, उससे आपने क्वेश्चन को सोल्व किया था। आपके पास कोई फंक्शन आता था, आप उससे प्रथम सिद्धांत से करते थे। तो वो प्रथम सिद्धांत इसके अंदर यूज किया है। अब कैसे यूज किया है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दूसरी बात ये आती है कि मैंने वहां पर बिल्कुल एक चीज को दूसरी चीज से रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो पढ़ने का मजा ही कुछ अलग है। दूसरी बात समझ में उतना ही ज्यादा आएगा। तो बात यहाँ पर आती है कि संतत है, तो संतत का हमने पहले क्या देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी। भाई ये तो आ गया कि वो कहाँ से रिलेटेड है, बता दिए। अब उसकी डेफिनेशन क्या है कि वो हम उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, देन उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका ग्राफ या निरूपण क्या है। क्योंकि इसके अंदर यदि आप ग्राफ के जरिए इसको समझने का प्रयास करोगे तो वो जल्दी आपको समझ में आएगा। तो इसका भी हम ग्राफ देंगे, देखेंगे। सेम जैसे संतत होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसकी लेफ्ट और राइट जो लिमिट है वो फाइंड करते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसके बराबर यदि वो आ जाती है, ठीक है, तीनों जो उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और उसकी वैल्यू फलन की, जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी पूछा है वो तीनों इक्वल आ जाती हैं, तो हम क्या कहते हैं, वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। बिल्कुल राइट है। लेकिन अब अवकलनीयता है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो वहां पर हम अभी कंडीशन देखने वाले हैं कि क्या क्रिएट होने वाली है। तो मैं पहले ये बताना चाहूंगा आपको कि अवकलनीयता कहां से क्रिएट हुई है, तो ये मैंने आपको बता दिया प्रथम सिद्धांत। और प्रथम सिद्धांत क्या कहता है कि आपके पास लिमिट आती है h चेंज टू 0। 11th में आपने पढ़ा होगा। तो वो क्या कहता है कि आपके पास फंक्शन है f और उसके अंदर आपके पास वैल्यू है a प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच आता है। जब प्लस आता है इसमें a प्लस एच, तो नीचे h है वो किसका आता है, प्लस का। ये तो आता है आपका राइट लिमिट के लिए, ठीक है। तो वहां पर हमने पढ़ा था प्लस माइनस हमारे पास आ सकता है राइट जो लिमिट हम निकालते थे वहां, ठीक है। और माइनस आता तो उसके लिए क्या करते हैं, तो ये रिलेट होता है इससे। तो ये हमारा था प्रथम सिद्धांत। अब राइट से लेफ्ट से वो कैसे है, ये जो मैंने बताया राइट और लेफ्ट, यानी वो किस तरफ से अवकलनीय है। जिस प्रकार से हमने वो कंटिन्यूटी में देखा था ना कि वो लेफ्ट साइड से है तो प्लस ले रहे थे, राइट
सॉरी राइट साइड से तो प्लस ले रहे थे, लेफ्ट साइड से माइनस ले रहे थे। क्यों ले रहे थे, रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर आपके पास आता है अवकलज, अवकलनीयता जिसे आप बोलते हो, अवकलज अवकलनीयता, ये आपका टॉपिक है अवकलनीयता। अब ये क्या होता है, तो इसके लिए मैं सीधा सीधा ये बोलूं कि ये एक तरह से क्या है, प्रथम सिद्धांत से रिलेटेड है जो हमारा ये है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है, जो मैंने इसके डेफिनेशन पर जाते हैं कि कोई फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स। भाई ये हमने जो फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पर भी माना था कि फंक्शन आ रहा है तो हम उसको किसी के बराबर लेट करते हैं, मानते हैं, सपोज करते हैं कि वो y इज इक्वल टू है, क्योंकि जो फंक्शन आ रहा है वो अक्स की टर्म में आ रहा है। यदि वो y की टर्म में आ रहा है तो अक्स मान लेंगे। ये कोई ये मतलब ये बोल सकते हो कि एक तरह से सॉलिड ही नहीं है कि आप यहाँ पर y ही मानो, ये कन्फर्म नहीं है। आप जितना चाहो उतना मान सकते हो, लेकिन एक समझने के लिए मान लिया कि भाई यहाँ पर x आ रहा है तो यहाँ पर y मान लेंगे, z भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो y इज इक्वल टू आपके पास फलन आता है एफ एक्स। अब ये फंक्शन जिस प्रकार से हमने कंटिन्यूटी में देखा था कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पर हम चेक करते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो वही यहाँ करेंगे। किसी पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास आएगा और उस पर हमें पूछेगा कि ये अवकलनीय है या अवकलनीयता है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो हमें बताना है, तो हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू a पर हमें बताना है, कोई भी पॉइंट आ सकता है। तो जो अवकलनीयता होती है वो क्या होती है, यदि y बराबर fx है, ठीक है, तो इस जो फलन है, फंक्शन है, इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास क्या, वो ग्राफ क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये तो हमने किया था कंटिन्यूटी में डिस्कशन, जो कंटिन्यूटी हमने पढ़ी थी उसका जो ग्राफ ये रिप्रेजेंटेशन आता है उसमें हमने देखा था कि वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, तभी वो कंटिन्यूस होता है। क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, कि एक जैसा ही आना चाहिए। तो हमने क्या किया था, उसकी वैल्यू, तो उसके लिए हमने जो ग्राफ ये निरूपण किया था उसमें हमने ये दर्शाया था कि जो हमारे पास कोई वक्र आ रहा है, ठीक है, कोई कर्व आ रहा है, उसमें हमें x इज इक्वल टू a पर ले रहे थे कि उस फंक्शन की वैल्यू कितनी है। देन उसके यदि हमने लेफ्ट में चेक कर लिया और उसके राइट में हमने चेक कर लिया कि वो उन बिंदुओं पर कंटिन्यूअस, यानी वो वैल्यू हमने फाइंड कर ली। यहाँ पर हमारे पास आया था f a माइनस एच, कुछ कम हो रहा है पीछे की ओर, कुछ कम हो रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कुछ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमने लिखा था a प्लस एच, और h जो था वो किसकी ओर था, जीरो की ओर अग्रसर था, यानी बहुत ही कम वैल्यू आ रही थी इसकी, ठीक है। तो ये तीनों बराबर आ गए, तो हमने क्या कह दिया कि वो फंक्शन क्या है भाई, कंटिन्यूअस है। इस पर हमने चेक कर ली, यहाँ पर चेक कर ली, तो हमने वहां पर बता दिया कि वो कंटिन्यूअस है। सेम फंडा ये यहाँ पर लगेगा। हमने क्या किया भाई, y बराबर fx, हमारे पास कोई फलन है, फलन आएगा श्योर है, तो उसका हमने किया ग्राफ ड्रॉ, ठीक है। ये सीधी सी बात है, x वाली लाइन है, ये y वाली है, ठीक है। ये भी हमें पता है कि भाई कंटिन्यूटी और अवकलनीयता ये पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक होती हैं, ठीक है। तो देखो कैसे, यहां पर बात आती है कि आपके पास कोई कर्व है, कोई वक्र है, जैसे ये वक्र आ गया। अब ये वक्र कंटिन्यूअस है, तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये बताना तो बाद में चाहिए लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूं कि यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन आया। अब फंक्शन हमारे पास ये आ गया, उसका ये ग्राफ, ये रिप्रेजेंटेशन है, उसका निरूपण है। तो जरूरी थोड़ी कि इस प्रकार से आपका ग्राफ हो, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको किस पॉइंट पर उसकी जो कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी, उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीय है या नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको लैंग्वेज में मैं बोलूं तो ये बोलना चाहूंगा कि जहां जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर कोई फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है, जिस बिंदु पर अवकलनीय फलन होता है,
तो उस बिंदु के, अब देखना क्या बोल रहा है आगे, यहां पर हमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया इस ग्राफ में, ठीक है, और यहां से हमने देखा कि ये पॉइंट ए मान लिया हमने, और यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, वो हम ले रहे हैं x इक्वल टू ए पर, तो ये वैल्यू इसकी ए है, जो हमारा पॉइंट है ए। तो इसके मैं ये बोलूंगी निर्देशांक कितने हो गए भाई, तो निर्देशांक ए हो गया। y की वैल्यू कैसे बताओगे, तो y की वैल्यू के लिए देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ बना है इसमें रखना पड़ेगा x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए रखा तो y बराबर कितना आ गया, एफ ए आ गया, एफ ए आ गया। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि इसके निर्देशांक आ गए। निर्देशांक क्यों फाइंड किए जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपको मैं कंटिन्यूटी, ये जो आपका सूत्र आता है प्रथम सिद्धांत वाला, ये कहां से आता है, कैसे इसकी जो एक तरह से लिमिट में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, उसके पीछे रीजन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके लेफ्ट साइड, उसकी राइट साइड में, उसके लेफ्ट साइड में चेक करते हैं, जिस प्रकार से कंटिन्यूटी करते हैं वैसे डिफरेंस, ये जो आपकी अवकलनीयता है वो चेक करते हैं। अब चेक करते हैं तो कैसे करते हैं, तो वहां पर बात आती है कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया P, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया Q, ठीक है। अब P पॉइंट पर चेक करते हैं, Q पॉइंट पर चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेक किया तो ये पार्ट आपका आता है, ये कुछ आगे जा रहा है, तो मैं ये बोल दूं कि कुछ जुड़ रहा है एक में, आगे कोई भी मान आएगा उसमें जुड़ के आएगा, तो a प्लस एच बोल दिया मैंने। यहाँ पर पीछे की ओर आ रहा है तो a माइनस एच बोल दूं, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर मैं इसके निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट है वो डिनोट करना चाहूँ, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो a प्लस एच आ गई, y की वैल्यू वो यहाँ पर आपको रखनी है x के स्थान पर a प्लस एच, तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन में रखा आपने तो a प्लस एच आ रहा, तो लग रहा है ना कि f a प्लस एच कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट निकाले तो हमारे पास आ गया a माइनस एच, एक्स का मान, फिर y का मान रखते हैं, कोऑर्डिनेट ये तो होता है x, y, ठीक है। x का मान ये a माइनस एच रख दिया, y का मान निकालने के लिए y बराबर f, x के स्थान पर क्या रखना है a माइनस एच, तो आपके पास फलन आ गया a माइनस एच, ये आपका आ गया इसके निर्देशांक। अब देखो यदि इस पॉइंट पर ये जो हमारा फलन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये अवकलनीय है, तो इसके लिए कंडीशन है अवकलनीय होता है, तो उसके लेफ्ट साइड यानी इसकी लेफ्ट बोले तो, अब उसमें तो हम लिमिट लगाते थे, लिमिट यहाँ भी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ पर भाई इस पॉइंट से कम करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इन पॉइंट पर ये वैल्यू आएगी आपके पास, यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कुछ ये बहुत कम मान बोल सकते हो, तो कम के लिए आपके पास एक क्या आएगी, लिमिट लगेगी, तो लिमिट के रूप में आएंगे लिमिट एच चेंज टू 0, यानी ये इस पॉइंट के बहुत ही नजदीक है Q और P बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने पढ़ा होगा कि कोई भी क्या आती है, ये भाई यहाँ पे इस बिंदु से क्या खींची जाती है, एक स्पर्श रेखा, क्या खींची गई है, एक स्पर्श रेखा। तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि हमारे पास कोई, इसके डेफिनेशन की बात करूं तो आप क्रिएट होगी वो कि हमारे पास कोई फलन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। वो अपने बिंदु, जो अपना बिंदु प्रांत का बिंदु बोल सकते हैं, यदि त्रिकोणमिति फलन आ रहा है, ठीक है, या कोई भी फंक्शन आ तो प्रांत का बोल सकते हो कि वहां पर वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबिलिटी है, क्योंकि प्रांत के अंदर वो होना चाहिए। तो हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट बोल सकते हो, x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबिलिटी है यदि उस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सके, ये इसके डेफिनेशन बोल सकते हो। उस बिंदु से क्या खींची जा सके, एक स्पर्श रेखा, तो बोल सकते हो जिस बिंदु पर वो अवकलनीय फलन होता है, जिस बिंदु अवकलनीय फलन होता है, जिस बिंदु पर अवकलनीय फलन होता है, उस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये बात हो गई आपकी इसकी परिभाषा बोल सकते हो आप।
समझे इससे कि भाई जो बिंदु पर आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता की जांच कर रहे हो, वहां से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु से खींची गई है, ये डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन करती है, परिभाषित करती है। तो यहां से आपने एक स्पर्श रेखा की बात की, एक जिसे बोलते हैं टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा की बात की। तो ये जो स्पर्श रेखा है, आपने यदि इसका समीकरण पा लिया तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से आपके पास ये लिमिट के रूप में आएगा। ठीक है, तो यदि आपके पास स्पर्श रेखा की समीकरण आपको पता है, स्पर्श रेखा के लिए जो समीकरण आती है जहां पर आपके पास दो बिंदु है, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया यहाँ से, तो इसकी समीकरण की बात करूं, दो बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा की समीकरण बोल सकते हो। तो वो क्या होती है आपके पास, टेंजेंट के रूप में होती है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं पी ए, ये इतनी हमने एक बार रेखा ली, तो पी ए आपके पास आई टेंजेंट, टेंजेंट बोल सकते हैं, ठीक है, टेंजेंट के रूप में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर लिखो तो लिख दो, वरना कोई जरूरी नहीं है। पी ए हमारे पास आ गया, ये यहां तक ही हम फाइंड करते हैं। उसके बाद में यहां तक ही फाइंड करते हैं, ये दोनों यहां से ये बोल सकते हो इक्वल आ जाती है। इसकी हमने यहाँ से लिमिट फाइंड की, इसकी लिमिट फाइंड की, दोनों इक्वल आ जाती है, तो बोलेंगे कि वो फलन क्या है, अवकलनीय है। थोड़ा देखना है मैथमेटिकल टर्म में, पी ए ये हमें निकालनी है। तो एक स्पर्श रेखा के लिए होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे इन कोऑर्डिनेटों के, जो निर्देशांक हमारे पास आ रहे हैं इनकी वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास कौन सा क्या टर्म आता है वो आगे देखते हैं अभी। तो यहाँ पर हमने y2 देखा, तो y2 हमारे पास है f, ये y2 है यहाँ पर, तो y2 हमारे पास है एफ ए प्लस एच माइनस y1 ये रहा, ये x1 है, ये y1 है, तो एफ ए हो गया बट्टा x2 हमारे पास है ये, भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो y2 यहाँ पर आ गया, ये आ गया, x2 ये आ गया। ठीक है, फिर यहाँ y1 ये आ गया, x2 की वैल्यू कितनी है, a प्लस एच, उसके बाद में माइनस x1 कितना है, x1 a, तो यहां से a से a कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर लिख रहे हैं पी ए आपके पास आ गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बट्टा, ये आपके पास यहाँ एच बच गया। तो ये कौन सी साइड वाली, आपने राइट साइड वाली निकाली है अभी, और ये लेफ्ट साइड वाली है, तो राइट साइड वाली आ गई ये। अब यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं पता है कि वो इसके बहुत नजदीक की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो लिमिट लगानी पड़ेगी। तो यहाँ हमारे पास जो लेफ्ट साइड से बोल सकते हो वो पी ए इज इक्वल क्या जाती है, लिमिट एच चेंज टू जीरो, क्योंकि ये एच हमें नहीं पता है कि भाई कितना नजदीक है, तो हमने इसको जीरो के नजदीक माना है। तो ये हमारे पास आ गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। इसे हम बोलते हैं कि राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, राइट हैंड डेरिवेटिव बोल दो, डिफरेंशियबिलिटी बोल दो, तो वो हमारे पास ये आती है। ठीक है, ये हमारे पास आती है राइट हैंड डेरिवेटिव, या दायां, जिसे आप बोल सकते हो दायां अवकलज, ये हमारे पास आ गया दायां अवकलज, जिसे आप पी ए डिस्टेंस यहां से आपने निकाली एक रेखा के लिए। अब मैं आगे आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, तो वो क्या था आपके पास, देखना है यहाँ पर, ये हमारे पास एक टर्म में आ गया दायां अवकलज। अब आपको इसको इक्वल किसके करना पड़ेगा, इसकी लेफ्ट साइड में जो लिमिट आएगी उसके, तो वो यहाँ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ आपके पास क्या निकालनी पड़ेगा, आपको क्यू ए निकालनी पड़ेगी, तो वहां पर हमने पी ए ऐसे निकाली थी, सेम वही मेथड यहाँ लगाएंगे, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। देन यहाँ से आगे हमने ये स्टेप की थी कि यहाँ पर वैल्यू पुट की थी, तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, y2
इस बार y2 इन में आएगा तो y2 ये हो गया x2, ये y2 हो गया, तो ये आपके पास y2 आ गया f a माइनस h माइनस y1 इस बार ये हो गया तो y1 f a हो गया बट्टा x2 ये हो गया ना a माइनस h क्या हो गया x2, ये x2 ये y2, तो x2 हो गया a माइनस h, x1 a तो माइनस a हो गया, तो a से a फिर से कैंसिल होगा, यहाँ पर भी कैंसिल हुआ था, यहाँ पर प्लस का h बचा था और यहाँ पर बच गया आपके पास माइनस का h, बस डिफरेंस इतना, ये साथ में ये माइनस तो आ रहा है इसमें, माइनस h आपके पास क्यों a आ जाता है। अब लिमिट के रूप में जब आप इसे लिखते हो तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है क्यू a इज इक्वल टू लिमिट h चेंज टू 0 f a माइनस h माइनस f a बटा माइनस h, जिसे आप क्या बोलते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसे आप हिंदी में बोलते हो बायां अवकलज। यदि अब देखना हमने दायां अवकलज फाइंड किया, बायां अवकलज फाइंड किया, यहां से ये, तो यदि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं, क्या आ जाती हैं इक्वल, तो कोई फलन अवकलनीयता कब दर्शाता है जब उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाते हैं, तो वो क्या होता है अवकलनीय होता है। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बात है कि हमने कंटिन्यूटी में तो एक बात नोट की थी, क्या नोट की थी कि वहां पर हमारे पास क्या नहीं आना चाहिए 0/0, मैंने बोला भी था, और इन्फिनिटी बेटा इन्फिनिटी का रूप यदि बढ़ रहा है मतलब हमारे पास नहीं आना चाहिए था, तो हमें हमारे पास यदि आ भी गया तो हमें इसको क्या करना हटाना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, इसको हटाना पड़ता था, तो उसको हम आसानी से हटा सकते। दूसरी बात हमने हटाया भी था क्वेश्चनों में, दूसरी बात क्या है यदि हमारे पास किसी क्वेश्चन में इन्फिनिटी आंसर आ गया, जैसे हमने उसकी वैल्यू चेक की, ठीक है, वो हमारे पास इन्फिनिटी आ गई, उसकी दाईं सीमा उसकी बाईं सीमा हमारे पास क्या आ गई इन्फिनिटी, तो हमने वहां पर मान लिया था कि वो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, क्योंकि उसका कोई ना कोई मान आएगा। लेकिन यहां पर तो आपके पास यदि अनडिफाइन बोल सकते हो आप, यदि आपके पास अपरिभाषित रूप आ रहा है तो आप उसे एक फिक्स वैल्यू लेकर चल रहे हो कि भाई वो कोई ना कोई तो मान आएगा, लेकिन अवकलनीयता के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है, वहां पर आपको राइट लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल जो है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबिलिटी बोल सकते हो आप, वो क्या होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए, या ये बोल सकते हो फाइनाइट होना चाहिए, वो परिमित होना चाहिए। ये बात है मैं कि वो क्या होना चाहिए फाइनाइट, जिसे आप बोलते हो परिमित या विद्यमान होना चाहिए, परिमित या विद्यमान होना चाहिए। इसके अंदर विद्यमान वाला जो मैंने लिखा है कंटिन्यूटी के अंदर भी वो क्या होना चाहिए विद्यमान होना चाहिए, यानी ये यदि आपके पास संभावना आ रही है 0/0 या इन्फिनिटी, तो इसको आपने हटाया था, ठीक है, तो वो उसको विद्यमान बनाया था, यानी उसको आपने परिमित बनाया था, लेकिन आपके पास ऐसा भी केस आया था इन्फिनिटी का, तो आपने उसको वैसा का वैसा छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, इन्फिनिटी कभी भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, उसके फाइनाइट का मतलब एक फिक्स नंबर आना चाहिए, 2 4 वो कितना भी आ सकता है, एक फिक्स नंबर आना चाहिए, परिमित आना चाहिए। तो इसकी कंडीशन मेन ये होती है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपके पास आया कहां से है। एक तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a बटा h r h d, यानी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आपकी हो गई, और ये आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जिसे आप बोल सकते हो। तो ये दो चीज यदि बराबर आ जाती हैं, दोनों चीज आपने पहले ये फाइंड की बाद में ये फाइंड की, दोनों बराबर आ रही है और साथ में क्या देखोगे कि फाइनाइट आ रही है या नहीं आ रही, दोनों फाइनाइट आ रहे हैं तो वो फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, ये बोल सकते हो आप।
वो अवकलनीय जरूर होगा। अब दूसरी बात क्या आती है, इसमें मैंने आपको ये बताया कि भाई इसको एक आपने वक्र लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसके जरिए आसानी से आपने सोल्व किया, तो वो आपने यहाँ से एक जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है उसके जरिए आसानी से फाइंड कर सकते हो, तो वो हमने किया। तो ये चीज आपकी मेन इंपॉर्टेंट होती है कि आपको वो कहाँ से चीजें निकल कर आती हैं। यदि आपको इसके पीछे का जो लॉजिक पता चल जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चनों में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, उनको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन जैसे हमने कंटिन्यूटी के किए थे, बिल्कुल हमारे पास एक ही मेथड के जरिए हमने सभी क्वेश्चनों को सोल्व किया था कि उसके अंदर वैल्यू उसका भी एक ही तरीका, उसकी लेफ्ट जो हमने लिमिट राइट हैंड लिमिट देखी वो उनका भी वही तरीका, सभी क्वेश्चनों में हमने सेम तरीका रखा था और सबके हमारे पास आंसर आए थे बिल्कुल सटीक। देन हम यहाँ पर भी वही तरीका लगाएंगे, हमारे पास ये दो चीजें हैं, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे और फाइंड करके दोनों को इक्वल करेंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारे पास हर क्वेश्चन के आंसर आएंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ तो आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि हमने वो एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी के अंदर। कंटिन्यूटी के अंदर हमने एक एग्जाम्पल को देखा था जिसमें हमारे पास साइन के टर्म्स में कुछ आ रहा था और वहां पर हमने एक फिक्स ये बोल सकते हो परिमित नंबर माना था कि साइन के अंदर क्या होता है, साइन है वो -1 और 1 के मध्य कोई उसकी वो आती है परिमित संख्या आती है। तो वहां हमारे पास जो साइन की वैल्यू हमने ली थी वो -1 व 1 के मध्य कोई परिमित संख्या ली थी, तो वहां पर हमारे पास 0 आ गया था। क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, आप रेफर कर सकते हो वीडियो को। तो यहाँ से हम उसी क्वेश्चन को ले रहे हैं जो एक एग्जाम्पल के जरिए समझ रहे हैं। हमारे पास ये बोल रहा है कि एफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन दिया है, जो फंक्शन इस प्रकार से है, एक्स यहाँ पर आपके पास 1+1/3 साइन कोष्टक में है log x स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास था फलन। और ये बोल रहा है कि x बराबर नहीं है 0, देन x यहाँ पर 0 दे रखा है, x इज इक्वल टू 0 पर। अब आपको एक बात मैं क्लियर करना चाहूं तो वो बात क्या है, देखना सुनना बात ध्यान से गौर करना। यदि कोई फंक्शन, दो बात इंपॉर्टेंट है, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबिलिटी ये बोल सकते हो कि कोई फलन संतत है तो वो अवकलनीयता हो सकता है, या कोई फलन अवकलनीयता है उसमें अवकलनीयता यानी वो अवकलनीय है तो वो संतत हो सकता है। ये दो तथ्य हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूं, यदि कोई फलन अवकलनीय है, यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो जरूर ही संतत होगा, ये बात बिल्कुल फैक्टेड है। देखना यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, यदि कोई फलन, यदि हमारे पास कोई फलन क्या है, संतत है, ठीक है, कंटिन्यूटी बोल सकते हो जिसे आप कंटिन्यूटी, तो वो अवश्य क्या होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, अवकलनीय हो, अवकलनीय हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि कोई फलन अवकलनीय है, यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो जरूर ही क्या होगा, संतत होगा। ये बात इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ कि यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो जरूर ही जरूर क्या होगा, संतत जरूर होगा, ठीक है। लेकिन कोई फलन संतत है वो अवकलनीय हो ये आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है कि वो अवकलनीय है, डिफरेंशिएबिलिटी वो हो दर्शाई। तो यहाँ हमारे पास ये फंक्शन है, इसको हम देखते हैं। ये बोल रहा है कि ये फंक्शन संतत है, ये फंक्शन क्या है, संतत है। और आप बताइए क्या x इज इक्वल टू 0 पर
ये फंक्शन क्या x इज इक्वल टू जीरो पर ये संतत है, तो बताइए कि x इज इक्वल टू जीरो पर अवकलनीय भी है। ये बात हमें क्या करनी है, बतानी है। तो इसका आंसर आपको अभी मिल जाएगा इस फैक्ट का। तो देखना यहाँ हमारे पास यदि इसका आंसर देखें तो इस प्रकार से हम करेंगे, इसको सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले आपको ये पता होगा कि हमारे पास दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, साथ में वो फाइनाइट आने चाहिए, ठीक है, यानी एक परिमित संख्या आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले लिमिट एच चेंज टू जीरो, जिसे आप बोल सकते हो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसे आप बोल सकते हो बायां अवकलज। ये चेक कर रहे हैं। तो लिमिट एच चेंज टू जीरो, हमारे पास जो एक तरह से बोल सकते हो इसका सूत्र a माइनस, बाएं के लिए माइनस आता है एच माइनस एफ ए बट्टा क्या होता है प्लस का एच। अब यहाँ पर आपके पास ए का मान कितना है, जीरो है, तो रख दो। ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आया वो क्या है, एफ क्या बोल सकते हो, यहां पर आपके पास आ गया ए जीरो माइनस एच बोल सकते हो। साथ में जब है ना, आप ये बात याद रखना, जब यहाँ पर ये बोला जाए कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप जब सोल्व करते हो तो यहाँ पर जो लगाया जाता है वो एफ डैश लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एफ डैश, ताकि पता चल जाए कि ये किसके लिए फाइंड कर रहे हो, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ठीक है। जबकि उसमें कंटिन्यूटी में हम क्या करते हैं, डैश नहीं लगाते। इसका मतलब क्या है, ये अवकलनीयता को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम लिखते थे लिमिट एच चेंज टू जीरो एफ ए माइनस एच, ए कितना है जीरो, तो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ए के स्थान पर कितना रखा जीरो, और एफ जीरो यानी ये हो गई उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। देखो ये है एफ ए जो हमने कंटिन्यूटी में फाइंड की थी, यहाँ पर हम फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू देख लेंगे। तो एफ ए यहाँ पर ए कितना है जीरो, और जीरो पर वैल्यू आ रही है जीरो, तो यहाँ पर रख दिया हमने जीरो बट्टा एच ऐसा वैसा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ ये कितना आ रहा है, जीरो माइनस एच, तो x के स्थान पर जीरो माइनस एच रख देना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच चेंज टू जीरो, x है तो यहाँ पर जीरो माइनस एच, तो माइनस एच बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है वन प्लस वन बाई थ्री साइन लॉग, ये आता है आपके पास एक्स स्क्वायर, और एक्स के स्थान पर क्या रखना है, जीरो माइनस एच यानी माइनस एच, और माइनस एच का होल स्क्वायर आता है बटा एच। तो ये ऐसे एच कट गया, ये आपके पास आ गया लिमिट एच चेंज टू जीरो माइनस वन प्लस वन बाई थ्री साइन लॉग एच स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है। अब इसे आप आगे सोल्व करना चाहो तो यहाँ पर हमारे पास आता है log एच स्क्वायर, और हम यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो एच टेंस टू क्या रखेंगे जीरो, एच के स्थान पर जीरो रखा, log जीरो की वैल्यू मैंने आपको बताई थी इनफिनिटी होती है, और साइन इनफिनिटी वहां पर वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, अपरिभाषित रूप बन गया, ठीक है। यानी हमारे पास वहां पर तो हमने क्या मान लिया था भाई, हमारे पास कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगी कि माइनस एक और ए के बीच में होगी, कंटिन्यूटी के तो अंदर हमने ये माना था, वहां पर वैल्यू रखी थी, तो हमारे पास जीरो आ गया था, वहां पर हमने रखा था, और इसमें कुछ ऐड किया तो भाई जीरो के समथिंग आ जाएगा, यहाँ बाहर एच था, क्योंकि उसमें तो बट्टा में एच आता ही नहीं है ना कंटिन्यूटी में, तो यहाँ पर एच था, तो एच में हम क्या करते थे भाई, इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा ही जीरो हो गया, कोई यहाँ पर फिक्स नंबर नहीं था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन तभी तो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वो फाइनाइट एक परिमित मान आना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो इन्फिनिटी बन रहा है साइन इन्फिनिटी, फिर वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात लिख देंगे कि जो फलन है उसका क्या नहीं है, एग्जिस्टेंस जो बोल सकते हो आप, अस्तित्व नहीं है, क्या नहीं है उसका
अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो हम आगे आर एच डी फाइंड ही नहीं करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं है। तो इसका अस्तित्व नहीं है ये बोल देंगे, और साथ में ये अवकलनीय नहीं होगा, फलन एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। अतः ये बोल देंगे, अतः फलन एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। तो ये बोल सकते हो यदि यहाँ पर हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आती, कितनी भी वैल्यू आ जाती, तो हम क्या करते हैं इसके बाद में ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो फाइंड करते, वहां पर हमारे पास प्लस आ जाता है यहाँ पर माइनस के स्थान पर, और उसी अकॉर्डिंग वैल्यू करते। यदि दोनों बराबर आ जाती तो हम क्या कह देते कि ये फलन क्या है, यदि x इज इक्वल टू 0 पर संतत हमें दिया है तो ये हमारे पास क्या आ गया, अवकलनीय। ठीक है, तो अवकलनीय आ गया तो हम इसको प्रूफ कर सकते थे। तो यहाँ पर मैंने ये बात आपको बताई थी कि कोई फलन है वो संतत है तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, अवकलनीय। आपके सामने एग्जाम्पल है, अब अवकलनीय फलन है वो संतत होता है, ये बात कन्फर्म है, क्योंकि यदि ये अवकलनीय आ जाता तो जरूर जरूर क्या होता है, ये संतत फंक्शन जरूर होता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इसके जो क्वेश्चंस है और मेन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल से खासकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और जो हमारी चैप्टर है उसके तो हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, और एक इजी वे से उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ठीक है, और हमारे वीडियो का आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।